हेलो फ्रेंड्स, कैसा आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे आपके रीट के मैथ्स के बारे में। आज आपकी क्लास फर्स्ट है आपकी मैथ्स की। देखिए, सबसे पहले मैं आपको सभी सब्जेक्ट के जो आपके रीट के एग्जाम में आपके सभी सब्जेक्ट आते हैं उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व करा रहा हूं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका रीट के एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन उसके बाद जब आपको चीजें पता लग जाएगी, उसके बाद मैं कुछ आपको अलग टाइप के क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। और उसके अलावा जो आपके मैथ्स के जितने भी चैप्टर है जो आपके रीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनसे आप रीट के एग्जाम में मैथ्स में से पूरे नंबर लेकर आएंगे, उनके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा उन सभी चैप्टर के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए आज की क्लास पहली बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा और इसी टाइप के क्वेश्चन रिपीट भी होते रहते हैं आपके रीट के एग्जाम के अंदर। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज क्लास थोड़ी लेट हो गई, एक तो मैं इस इंटरनेट की वजह से बड़ा परेशान हूं। बड़ी मुश्किल से तो टाइम निकाल कर क्लास लेना आता है, उसके बाद इंटरनेट धोखा दे देता है। कभी कभी मन करता हूं ऑनलाइन ना पढ़ा के सिर्फ ऑफलाइन वीडियो डाल दिया करूं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इंटरनेट को कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और उसके अलावा जो बच्चों के मैसेज आ रहे हैं रीट के नोट्स, मार्च में आपको रीट के नोट्स मिल पाएंगे। उसके अंदर आपके सभी सब्जेक्ट आपके कवर हो जाएंगे जो आपके रीट के एग्जाम में पूछे जाएंगे। कोई भी अलग से बुक परचेज करने की भी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सब कुछ कंटेंट आपको इन्हीं नोट्स के अंदर मिल जाएगा जो मैं आपको मार्च के अंदर दूंगा। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास को और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और देखिए, अब रीट के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि जो बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जो मैथ्स को छोड़ देते हैं, जैसे सीटेट में छोड़ देंगे, किसी और सब्जेक्ट में छोड़ देंगे। यहां गलती मत कर देना बिल्कुल भी मैथ्स को छोड़ने की, क्योंकि एक एक नंबर से सिलेक्शन उग जाएगा। ये मान लीजिए यहां पर अब आपका कंपटीशन है, ये नहीं है कि रीट का पास करके आप उसको सर्टिफिकेट लेके अपने पास बैठ जाओगे, बिल्कुल नहीं। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो अपना स्कोर सबसे ऊंचा रखना पड़ेगा और मिनिमम 120 तो आपको लानी ही लानी चाहिए, तभी आपके हाथ में एक गवर्नमेंट जॉब आपको मिल पाएगी। और उसके लिए एक एक नंबर बहुत ही कीमती है, क्योंकि जब आपकी कट ऑफ बनेगी ना तो एक एक नंबर से हजारों बच्चों का अंतर आ जाता है। इसलिए अगर आप सोच रहे हो कि मैथ्स को छोड़कर हम लोग रीट के एग्जाम में टॉप कर लेंगे, अपना क्वालिफाई कर लेंगे और उसमें जॉब ले लेंगे, मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता। अगर आपको सिलेक्शन लेना है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो मैथ्स आनी आपको बहुत ही जरूरी है। और रीट के अंदर जो मैथ्स आती है ये तो बड़ी सिंपल आती है, इसको तो बड़ी इजीली वे में उड़ा देंगे हम लोग, देख लेना आप। ठीक है, तो मैथ्स आप लोग घबराइए मत, इसको अच्छे तरीके से सोल्व करिए, जितना हो सके प्रैक्टिस करिए, देख लेना सारे क्वेश्चन आपको यही से बनेंगे जो मैं आपको करा रहा हूं। चलिए करते हैं क्वेश्चन आंसर की स्टार्ट, साथ में आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करना कि कितना आपके आंसर सही होते हैं जी। चलिए पढ़ते हैं आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य यानी सीपी दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस 16 पेनों के विक्रय मूल्य यानी एसपी के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो यहां पर आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसका प्रतिशत निकालना है आपको, वो कितना होगा। देखिए इसके आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये एक ऐसे क्वेश्चन है, एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपके एग्जाम में एक नंबर का जरूर आएगा, 1 से 2 नंबर तक भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इतना महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका। और जो ये आपका ये क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, तो इसको बड़े ध्यान से समझना। और कुछ बच्चों ने तो सीधा आंसर भी निकाल दिया, या तो आंसर रटे हुए या फिर जल्दी सोल्व कर दिया। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझना, फिर उसके बाद मैं बताता हूं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है कि यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य मतलब जो चीज हमने खरीदी वो 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य मतलब जो चीजें बेची। अब देखिए कोई दुकानदार था और वो 12 पेन लेकर आया, मान लीजिए 12 पेन 12 रुपए का लेकर आ गया। अब उसने भाई साहब ने क्या काम करा, 12 रुपए में उसने 16 पेन बेच दिए। तो 12 रुपए में 12 पेन लेकर आया था, लेकिन बेच कितने दिए उसने, 16 पेन बेच दिए 12 रुपए में। तो भाई बेवकूफ ने अपना नुकसान कर लिया ना दुकान वाले ने। तो यहां पर क्या हो गया, सिंपल सादा दिख रहा है हमको, नुकसान हो गया उसको, यानी उसको लॉस हो गया। तो ये चीज तो हमको समझ में आ गई, कितने का हो गया भाई, 12 पेन थे और यह 16 पेनों के बराबर है, तो सिंपल सादा सा जो है 4 रुपए का उसको नुकसान हो गया। तो ये चीज आपको पता चल गई, हानि कितनी हुई, 4%। अब इसके बाद सिंपल आपको एक फॉर्मूला याद करना है, इस फॉर्मूले को याद कर लेना, इसमें वैल्यू पुटअप करना, आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला आपका होता है, इसको लिख लो आप चाहे, लॉस या हिंदी में बोल देते हैं इसको हानि, जो नुकसान होता है। ठीक है, अपॉन में एसपी यानी जो सेलिंग प्राइस है ये वाला आपका, और इनटू 100 ये इसका फॉर्मूला होता है। इसमें वैल्यू रख दो, वैल्यू कितनी, हानि कितनी हुई इसको 4 की, तो 4 ऊपर रख दिया। एसपी कितना है, सेलिंग प्राइस इसका 16 को नीचे रख दिया, इनटू में 100, काट दो भाई इसको, 4 चौक 16 और 4 से 100 को काटेंगे तो 25, यानी 25% उसको क्या हो गई, 25% हानि हो गई। आंसर इसका आपका बी आ गया। तो आंसर समझे आप कैसा आ गया, बी आपका आंसर 25% सही आ गया। अगर मान लीजिए
इसको फायदा हो जाता, ये तो आपका लॉस वाली कंडीशन हो गई। अगर मान लीजिए दुकानदार को फायदा हो जाता, भाई एग्जामिनर लाभ वाला भी तो पूछता है आपसे, तो उसके अंदर सिंपल सा फॉर्मूला है, उसमें हानि की जगह सिर्फ आपको लाभ रखना है, यानी लॉस की जगह प्रॉफिट रखना है, प्रॉफिट यानी कि लाभ, और आपका ये हो जाएगा SP इंटू 100, ठीक है। और उसमें वैल्यू पुटअप कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में करने के लिए कुछ था, कुछ भी नहीं था। हमने पहले पता लगा लिया कि 12 पेनों का क्रय मूल्य 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि उसको हानि होगी। उसके बाद सीधा फॉर्मूला रख दिया इसके अंदर, अप्लाई करा और आंसर आपका निकल कर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। और इस चैप्टर को पूरे के ऊपर में एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, जितने भी महत्वपूर्ण कंसेप्ट है और जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है इस चैप्टर से रिलेटेड, वो सारे आपके करा दूंगा यूट्यूब पर। इसलिए बेफिक्र रहना, क्योंकि 1 से 2 नंबर का आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में भी ये दिया हुआ है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। आई होप आप इसको समझ भी गए होंगे क्वेश्चन को। देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया आपका पेडागोजी का। जो आपका रीट का एग्जाम होता है, लगभग 10 क्वेश्चन के करीब आपको पेडागोजी के अंदर देखने को मिलेंगे। 30 में से आपके 20 नंबर के करीब न्यूमेरिकल आ जाते हैं और 10 नंबर के आसपास में पेडागोजी के आते हैं। तो पेडागोजी के ऊपर मैं डिटेल में भी वीडियो बना दूंगा, और वीडियो के माध्यम से जितनी चीजें समझा रहा हूं वो कर लेना, उससे बाहर पेडागोजी नहीं जाएगी। अब जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि मैथ्स की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, यह कथन गणित के कौन से मूल्य को प्रदर्शित करना है, वो आपको सही बताना है। गणित का सामाजिक मूल्य यानी सोशल वैल्यू, या उसका नैतिक मूल्य, या गणित के कलात्मक मूल्य, या फिर अनुशासनात्मक मूल्य। बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। सिंपल सा क्वेश्चन है। और देखिए पेडागोजी बड़ी सिंपल आती है। अगर मैं सीटेट के कंपेयर में बात करूं तो इससे उससे आसान पेडागोजी इसमें आपको देखने को मिलेगी। जितनी यूट्यूब पर वीडियो में पेडागोजी करा रहा हूं उनको कर लेना, उससे बाहर आपकी पेडागोजी नहीं जाएगी, ठीक है। चलिए देखिए, जो इसका आपका आंसर से हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला, गणित का सामाजिक मूल्य। देखिए सोशल वैल्यू हो जाएगा। यहां पर बात हो रही है गणित की उन्नति तथा वृद्धि। चाहे गणित हो चाहे किसी भी अदर सब्जेक्ट का कोई भी आपको क्वेश्चन पूछे, अगर उसकी उन्नति और वृद्धि की बात हो जाएगी तो ये देश की संपन्नता से संबंधित है। अगर इन चीजों में वृद्धि होगी तो देश की अपने आप ही वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। और ये देश किसके अंदर आ जाएगा, मैंने बताया था, देश हो गया, घर हो गया, परिवार हो गया, स्कूल हो गया, ये सब हमारे समाज के अंतर्गत आते हैं। यानी सोशल वैल्यू आपका आंसर पहला सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन लिया हुआ है आपका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू से। 1 नंबर का क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके रीट के सिलेबस में भी ये दिया हुआ है। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग भी इसका आंसर जल्दी निकाल दोगे। यहां पर कोई भी आपको नंबर दे देगा, जैसे यहां पर आपको ये नंबर दिया हुआ है, इसमें पूछ लेगा कि जैसे इसमें पूछा है 7, 6 और 9 के स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू का योग बराबर है। कभी जोड़ पूछ लेगा, योग पूछ लेगा, कभी घटा पूछ लेगा, कभी गुणा पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। देखो इसके अंदर ध्यान से समझना क्या करना है। जिस भी नंबर का आपको प्लेस वैल्यू पूछे, उस नंबर के बाद जितने भी नंबर हो उनको 0 में बदल दो। सिंपल सा। भाई यहां पर पहले तो 7 का पूछा है, तो 7 कहां पर है, 7 ये रहा आपका। 7 के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6। तो 7 के बाद जितने नंबर है उतनी 0 लगा दो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर है 6। अब 6 के बाद कितनी 0 है, ये रहा आपका 6। 6 के बाद नंबर है 1 2 3 4। तो 6 के बाद 4 नंबर है, तो 4 0 लगा दो, 2 3 4, ठीक है। और उसके बाद अगला पूछा 9, तो 9 का स्थानीय मान, 9 तो बेचारा अकेला ही है, 9 के बाद कुछ नहीं है, तो सीधा 9 को ही लिख दिया जब इसके बाद कुछ है ही नहीं। अब इसको जोड़ दो, क्योंकि यहां पर पूछा है योग, जोड़ पूछा है। तो 9 0 0 0 6 0 7, ठीक है। तो आंसर इसमें कौन सा हो गया आपका ऑप्शन के अंदर से, तीसरा हो गया, ठीक है। तो आंसर आपका तीसरा से हो जाएगा। देखिए प्लेस वैल्यू में सिर्फ आपको यही करना है, जिस भी नंबर का आपको प्लेस वैल्यू पूछे उन सभी के आगे आप लोग नंबर के आगे 0 लगा देना, जितने भी आपके नंबर होंगे। ये हो गया आपके स्थानीय मान। एक होते हैं आपके जातीय मान, ठीक है। ये आपका प्लेस वैल्यू है, ये होता है आपका जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू। अगर किसी भी नंबर की आपको फेस वैल्यू पूछेगा तो वो फेस वैल्यू हमेशा उस नंबर की वो ही रहेगी, चाहे उसके बाद कितने भी आपको नंबर दिए हो। अगर मैं पूछूं 7 की फेस वैल्यू या 7 का जातीय मान कितना होगा, तो भाई वही होगा, चाहे कितने भी बाद में नंबर हो। 6 का कितना होगा, तो 6 ही रहेगा, और 9 का कितना होगा, तो 9 ही होगा। तो फेस वैल्यू में सेम वही रहेगा। इसको ऐसा आप ऐसे याद कर सकते हो, हमारा आपका मुंह एक ही होता है ना, जो फेस होता है एक ही होता है, उसके अंदर चेंज नहीं कर सकते, लेकिन प्लेस के अंदर चेंज करते रहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर नंबर को 0 में कन्वर्ट कर दिया। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन आपके सिलेबस में दिया हुआ है तो देखने को भी जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि यदि एक समबहुभुज, यहां पर बात हो रही है रेगुलर पॉलीगन की, उसकी साइड यानी कि भुजाएं 9 है, तो
तो प्रत्येक बहिष्कोण यानी जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं, जो बाह्य एंगल होते हैं, वो बराबर है, किसके बराबर है? 36 डिग्री, 40 डिग्री, 140 डिग्री या फिर 160 डिग्री। बताइए सही आंसर आपका क्या होगा। अंकित मान मैंने अभी बताया, तो जो फेस वैल्यू होते हैं जिस भी नंबर का पूछेगा, अगर मैं आपसे नंबर पूछूं, ये नंबर दे दिया मैंने 6 8 9 7 6 5 4, अब मैंने पूछा इसमें 9 का अंकित मान बताओ, ठीक है, 9 की फेस वैल्यू बताओ, तो 9 ये रहा, तो 9 के बाद हमें मतलब ही नहीं कितने नंबर है, हमेशा यही रहेगा इसका मान। 6 का 7 का पूछे तो 7 का 7 ही रहेगा, ठीक है, ये होता है आपका अंकित मान। दोनों में से कोई सा भी एग्जामिनर आपको पूछ सकता है। इस वाले क्वेश्चन को जरा सोल्व करिए, इसको मैं भी आपके साथ साथ सोल्व करता हूं। देखो बात हो रही है यहां पर रेगुलर पॉलीगन की बात हो रही है, समबाहुभुज की बात होती है। तो समबाहुभुज क्या होता है? इसकी सभी साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है, यानी जो इसकी प्रत्येक भुजाएं जो होती है इक्वल होती है। और जो इसके चाहे एक्सटीरियर एंगल हो चाहे इसके इंटीरियर एंगल हो, यानी कि आंतरिक कोण और इसके बाह्य कोण, ये बहिष्कोण का नाम आपका बाह्य कोण भी होता है, ठीक है, ये कोण भी बराबर होते हैं। अब देखिए इसके अंदर कुछ भी नहीं है, एग्जामिनर ने पूछा है कि सिर्फ जो रेगुलर पॉलीगन है इसके एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होंगे। तो एक्सटीरियर एंगल का जो 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 योग होता है वो होता है 360 डिग्री योग होता है, ठीक है। कितना एंगल योग होता है? 360 डिग्री होता है। तो इसने पूछा है प्रत्येक का पूछा है, एक का पूछा है, तो सभी का 360 होता है, तो भाई एक का कितना हो जाएगा? 360 बटे n, यानी जो आपका नंबर जो भी दिया होगा सीधा इसको काट दो, 360 बटे 9, 9 चौक 36, 40 आपका आंसर आ गया। आंसर आपका दूसरा सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में करने के लिए कुछ भी नहीं था, सिर्फ आपको बहुभुज समबाहुभुज इन चीजों की बेसिक जानकारी होना चाहिए, आपका एक कभी गलत नहीं होगा। इनकी बेसिक जानकारी कर लेना, इनके फॉर्मूले याद कर लेना और ये क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कर लेना। इतना लेवल रीट के एग्जाम के लिए आपके लिए काफी है। हार्ड लेवल बिल्कुल भी मत करना, इजी क्वेश्चन आते हैं बहुत, और ज्यादा से ज्यादा आप मॉडरेट लेवल तक के यानी मीडियम लेवल तक के क्वेश्चन कर लेना, उससे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। अब देखना क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एक वर्ग का परिमाप यानी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है 144 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यदि एक आयत का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तथा आयत की लंबाई यानी लेंथ 81 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में अंतर बराबर है। कितना अंतर बराबर है? इसको सोल्व करिए और मैं भी आप लोगों के साथ इसको सोल्व करता हूं। चलिए दोनों मिलकर सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है कि एक वर्ग का परिमाप यानी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 144 सेंटीमीटर है। तो पहले वर्ग बना लेते हैं। ये रहा भाई आपका वर्ग जिसकी सभी साइड इक्वल होती है। इसका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, इसको आप लिख सकते हो, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4a, 4 इंटू ए का मतलब होता है साइड। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दे रखा है 144, तो 144 लिख लिया इजिकल टू 4a। तो a की वैल्यू निकल कर कितनी आ जाएगी? सामने से काट दो इसको सीधा, ये हो जाएगा 4 तिया 12, 2 4 छंग 24, यानी a इजिकल टू आ जाएगा 36 आ जाएगा। जब इसकी एक साइड 36 है तो इसकी सभी साइड 36 होगी, क्योंकि इसकी सभी साइड इक्वल होती है। यहां तक आप लोग समझ गए, इसके अंदर समझने के लिए कुछ नहीं था। उसके अलावा अगर मैं निकालू एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर, ठीक है, साइड का स्क्वायर। साइड कितनी थी? 36 इंटू 36, यानी 36 का स्क्वायर करोगे या 36 इंटू 36 करोगे तो हो जाएगा आपका 1296। 36 का स्क्वायर आपका 1296 होता है। यहां तक आपने सोल्व कर लिया, यहां तक कुछ प्रॉब्लम हुई? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, एरिया ऑफ स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे क्या कहता है। आगे कहता है यदि आयत का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो भाई आयत का क्षेत्रफल कितना निकला था? 1296। इसको यहां पे लिख देता हूं, 1296 वर्ग का क्षेत्रफल निकला था। और ये आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसमें आयत की लंबाई 81 सेंटीमीटर है। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है L इंटू बी, ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई, ये इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। सिंपल वैल्यू रख दो, 1296 इजिकल टू L कितनी दी हुई है? 81 इंटू बी। अब इसको सीधा काट दो, सीधा काट दोगे कितना आ जाएगा? इसको काट कर देखो, बी की वैल्यू आ जाएगी 1296 बटे 81। अब इसको काट कर देखो, 9 से काटे, 9 नम 81, उसके बाद 9 एकम 9, 3 9 तिया 36, 9 पंजे 45 44, उसके अलावा 9 एकम 9 और 9 चिकी 54, 16 आ गया, ठीक है। तो 16 कितनी आ गई? ये ब्रेथ आई आपकी 16। लेंथ कितनी दी हुई थी? 81,
और ब्रेथ कितनी हुई 16, और पूछा क्या है, अंतर पूछा है। अगर हम लोग 81 में से 16 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बताइए। 11 में से 6 जाएंगे 5, 7 में से गया 6 यानी 65। आंसर आपका 65 आ जाएगा, आंसर आपका तीसरा सही हो जाएगा। देखिए अब इस क्वेश्चन के अंदर करने के लिए क्या था, सिर्फ आपको जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर के आपके फॉर्मूले पता होने चाहिए थे कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। उसके अलावा आपको रेक्टेंगल के फॉर्मूले पता होने चाहिए थे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। उसके अंदर कुछ भी करने के लिए नहीं था, सिर्फ हमने वैल्यू पुटअप करनी है और अपना सीधा आंसर हमारा निकल कर आ जाएगा। देखिए कुछ था इस क्वेश्चन के लिए अंदर करने के लिए। तो ये जितने भी आपके जो ज्योमेट्री से संबंधित क्वेश्चन आंसर है, इन सभी के मैं ऊपर डिटेल में वीडियो बना दूंगा, ताकि आपके सारे फॉर्मूले उसके अंदर मिल जाए, सारे क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिल जाए और कुछ ट्रिक वाले क्वेश्चन आंसर भी आपको मिल जाए। लेकिन प्रैक्टिस जरूर करना, जब तक मैथ्स में प्रैक्टिस नहीं करोगे आंसर आपके नहीं निकलेंगे। नोट्स में भी आपकी सारी चीजें डाल दूंगा। चलिए भाई मैं थक जाऊंगा नोट्स की कह के, आपको मार्च में मिलेंगे, एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता, जब नोट्स बना लूंगा तभी मैं आपको दे दूंगा। बेस्ट बनाऊंगा तभी आपको दे पाऊंगा, अगर मुझे लगता है सही नहीं बने तो नहीं दे पाऊंगा। लेकिन ये समझ लीजिए जो भी आपको नोट्स मिलेंगे रीड के बेस्ट मिलेंगे, कोई किताब पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, सब कुछ कंटेंट मैं आपका डाल दूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग बार बार रिपीट मत करिए। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कि कौन सा स्टेटमेंट गणित के पाठ्यक्रम यानी जो मैथ्स का करिकुलम होता है इसके निर्माण को अच्छी तरह से नहीं दर्शाता है, वो आपको बताना है। चलिए देखते हैं। गणित का पाठ्यक्रम विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए। देखो जहां पर भी आपको चाइल्ड सेंटर्ड की बात आपको देखने को मिल जाएगी, आंख बंद करके ऑप्शन लगा देना, यह आपका हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उसने कहा है अच्छी तरीके से नहीं दर्शाता। क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है तो आंसर भी नेगेटिव आप लोगों को देना चाहिए। तो पहला तो पॉजिटिव है। गणित का पाठ्यक्रम क्रिया आधारित होना चाहिए, बिल्कुल सही बात, जितना बच्चा क्रिया करके सीखेगा वो ज्यादा उसके लिए महत्वपूर्ण होता है, तो दूसरा भी पॉजिटिव हो गया। गणित का पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक और तार्किक ढंग से व्यवस्थित होना चाहिए, जहां पर भी आपको तार्किक ढंग मिल जाएगा वो तो वैसे ही पॉजिटिव आपका हो जाएगा मैथ्स के परिप्रेक्ष्य में, तो ये भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो तीनों भाई तो पॉजिटिव हो गए। बचा कौन सा भैया, नेगेटिव वाला भैया बचा, तो इसका आंसर यही आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है कि गणित का पाठ्यक्रम गणित अध्यापक की सहमति को आवश्यक नहीं मानता, यानी जो चीज इंप्लीमेंट करता है, इंप्लीमेंटर होता है टीचर, उसको ही आवश्यक नहीं मानता, ये गलत हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है, आंसर आपका यही सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग लाइक करो या ना करो, देखो मैं कभी वीडियो में कहता भी नहीं, आपकी मर्जी होती है लाइक करना या नहीं करना। ठीक है, लाइक से बेसिकली क्या होता है, एक टीचर को मोटिवेट होता है, टीचर एक मोटिवेशन मिलता है, लेकिन मुझे नहीं मिलता लाइक से। चाहे आप लोग एक भी नहीं करोगे मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन जब आपको सिलेक्शन मिलेगा, जब आपको जब जॉब मिलती है, जब बच्चों के पेपर पास होते हैं मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ के, उससे बड़ा जो मोटिवेशन होता है ना, ये लाइक पाइक नहीं दिला सकता कोई भी। इसलिए लाइक की मुझे टेंशन नहीं रहती। बच्चे आप लोग अभी खुद ही कह रहे हैं कि वीडियो को लाइक करिए सर की वीडियो को, तो चलिए थैंक यू आप लोगों की तरफ से। लेकिन जब पेपर पास करोगे वो सबसे बड़ा मोटिवेशन मिलता है एक टीचर को। क्वेश्चन देखिए अगला, इसको ध्यान से समझना। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 60, 105 और 135 छात्रों वाले 3 विषयों क्रम से साइंस यानी विज्ञान, इंग्लिश और गणित की एक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है भाई, प्रत्येक कमरे में बैठने की क्षमता यानी जो एबिलिटी है वो इक्वल है यानी समान है। ठीक है, आगे प्रत्येक कमरे में केवल एक ही विषय के छात्र है, तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या किसके बराबर होगी वो आपको बताना है। देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाना। अब इसको ध्यान से समझना, किताब वाले सॉल्यूशन मत करना। जो बुक आप लोग पढ़ते हो ना, इसलिए मैं कहता हूं कभी भी बुक मत लेना कोई भी। बुक वाले इतने बड़े बड़े माना एक्स की वैल्यू है फलाना डिगड़ा, लंबे लंबे आंसर दे देंगे। इतना एग्जाम में करने के लिए टाइम है क्या कि हमें एक्स की वैल्यू सोचकर लंबे लंबे आंसर बनाएंगे? बिल्कुल नहीं। हमें कंपटीशन बीट करना है, हमें दूसरे बच्चों से आगे निकलना है, तो एक एक सेकंड कीमती है। और किताब वाले बस अपने सॉल्यूशन ऐसे बेकार सॉल्यूशन देते हैं। अब देखिए इसको सिंपल सा समझना, इसको क्वेश्चन को। यह क्वेश्चन आपका लिया हुआ है चैप्टर एवरेज से, और आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है, 1 नंबर का जरूर आपको देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन को समझ लीजिए, वरना डिटेल में वीडियो में इसके ऊपर बनाई दूंगा। अब बेसिकली उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, उसने कहा है कि प्रत्येक कमरे में बैठने की क्षमता समान है और प्रत्येक कमरे में केवल एक ही विषय के छात्र है, तो कमरों की न्यूनतम संख्या पूछी है। देखिए अगर वो कमरों की न्यूनतम संख्या पूछी है कि कम से कम कितने आएंगे, तो हमें बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी पड़ेगी। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब बड़ी से बड़ी संख्या निकालने को कहो, तो किसी भी संख्या को निकालने को कहो तो छूटते आप लोग उन संख्या का एचसीएफ ले लो। सबसे पहला काम एचसीएफ ले लो, काम खत्म है, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। देखो अगर हम लोग
60, 105 और 135 का एचसीएफ लेंगे तो कितना निकल कर आएगा। एचसीएफ निकालने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि कोई एक ऐसा नंबर जो सभी नंबर को जो है डिवाइड कर दे, लेकिन वो नंबर सबसे बड़ा होना चाहिए, बड़े से बड़ा नंबर। अगर मान लीजिए एक नंबर हम ले लेते हैं 15 ले लेते हैं, तो देखिए 15 से 60 भी डिवाइड हो जाएगा, 15 चौका 60, और 15 से 105 हो जाएगा, 15 सत्ते 105 और 15 निमा 135, यानी 15 से तीनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं। तो एचसीएफ हमारा कितना निकल कर आ गया, हमारा एचसीएफ 15 निकल कर आ गया। अब सिंपल सोल्व कर दो, इसके अंदर कुछ बचा ही नहीं। पहले रूम में कितने थे 60, तो 60 बटे 15, दूसरे में कितने थे 105, 105 बटे 15, और तीसरे में कितने थे, यहां लिख दो भाई इसको, इसमें 135, 135 बटे 15, 15 चौका 60 और 15 ठीक है नंबर 15 सत्ते 105 और 15 निम्मा 135, तो 7 और 4 11, 11 और 9 20। सिंपल आंसर आपका निकल कर आ गया सेकंड आंसर इसका आपका सही है। देखिए एग्जाम में इसमें पेपर क्वेश्चन में करने के लिए कुछ था, कुछ भी नहीं था, हमको पता चल गया बड़े से बड़ा नंबर लेना है, और सर ने बताया था बड़े से बड़ा नंबर पूछे तो उन नंबर का एचसीएफ ले लेना और सिंपल सोल्व कर देना, आपका आंसर आगे निकल गया। ठीक है, देखिए ले सकते हो आप लोग, लेकिन लंबा मेथड हो जाएगा। जो आप पूछ रहे हो कि सर इसमें डिवीजन से ले या उस तरीके से ले, आपका मेथड लंबा लग जाएगा, लेकिन मैं आपको करा रहा हूं चीजें शॉर्ट में, ताकि एग्जैक्ट आंसर निकले और कम टाइम में निकले। अब एक साथ ये भी लिख सकते हो आप इसका, अगर मान लीजिए औसत निकालने की बात करें कि औसत क्या होता है सर जी, एवरेज क्या होता है, तो देखो एवरेज का सिंपल सा फॉर्मूला लिख सकते हो। इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ क्वालिटी। आपके रीट के सिलेबस में ये वाला आपका चैप्टर है, 1 नंबर का जरूर आता है, सम ऑफ क्वालिटी अपॉन नंबर ऑफ आपका क्वालिटी। ठीक है, मान लीजिए इन तीनों के नंबर थे आपके, अगर इनमें पूछे इन तीनों का औसत क्या होगा, तो इन तीनों को जोड़कर और इनको 3 से डिवाइड कर दो, आपकी औसत निकल कर आ जाएगी। ये आपकी औसत होती है। समझ गए आप औसत के बारे में। चलिए बात करते हैं अब आपके अगले क्वेश्चन के बारे में। जी हाँ, ये सभी रीट के क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं प्रीवियस ईयर के ही करा रहा हूं, क्योंकि यहां से भी आपके कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखिए अब करते हैं इसको सोल्व, अगले क्वेश्चन को। एक छात्र के अंक 98 की बजाय 108 गलती से अंकित हो गए। ठीक है, मजे आ गए छात्र के। तो इस त्रुटि के कारण कक्षा के औसत अंक यानी एवरेज मार्क 1/5 बढ़ गए। तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या पूछिए किसके बराबर होगी। देखिए क्वेश्चन के अंदर, इसके अंदर भी कुछ नहीं है करने के लिए ज्यादा है, इसको आप लोग ध्यान से समझना। ठीक है, ये एवरेज ही आ गया, जो मैंने अभी चीज आपको ऊपर बताई थी, क्वेश्चन नंबर 7 में बताया था, ये क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताया था। ठीक है, तो इसमें वो एवरेज वाली चीज आ रही है जो बच्चों ने अभी एवरेज पूछी थी, और अगला क्वेश्चन भी आपका एवरेज से जुड़ा आ गया। अब देखिए इसको कितनी जल्दी आप लोग उड़ा दोगे। अब इसको एक्स वैक्स वाई जेड मानकर कुछ मत करिए। ठीक है, इतना टाइम नहीं है कि एक्स वैक्स वाई जेड मानकर इसके अंदर हमको कुछ करना है। सिंपल सा देख लो, एक बच्चे के 98 की जगह 108 हो गए, तो क्या हो गया, 10 नंबर किसी बच्चे के बढ़ गए। पहली चीज तो हमको ये समझ में आ गई। ठीक है, कि बच्चे के 10 नंबर बढ़ गए। अब उसके जब 10 नंबर बढ़े तो उसके एवरेज नंबर कितने बढ़ गए, 1/5 बढ़ गए। यानी बच्चों को अगर मान लीजिए आपने एक्स भी मान लिया जो बच्चे कह रहे हैं, तो कितने एवरेज बढ़ गए, 1/5 बढ़ गए, और नंबर कितने बढ़े, 10। सिंपल सोल्व कर दो, x/5 इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी आपकी 50। आंसर आपका तीसरा सही हो जाएगा। इसके अंदर कुछ करने के लिए था, मैंने सिर्फ आपको एवरेज का कंसेप्ट बताया, सोल्व आपने खुद कर दिया, सिंपल क्वेश्चन था आपका। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। चलिए समझते हैं इसको। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन गणित की प्रकृति यानी नेचर ऑफ मैथमेटिक्स को नहीं दर्शाता है। जिन क्वेश्चन में नहीं पूछे के सिवाय पूछे उनको ध्यान से पढ़ना। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। पहला, गणित की अपनी भाषा होती है। सही बात है भाई, अपनी भाषा होती है जिसके माध्यम से जो भी फॉर्मूले होते हैं, सूत्र होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, सिद्धांत प्रिंसिपल होते हैं, उनका प्रतिपादन किया जाता है। तो भाई पहला तो पॉजिटिव है ऑप्शन। दूसरा, गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या का अवसर होता है। बिल्कुल ये भी सही बात है भाई, ये भी आपका पॉजिटिव हो गया। जैसा आप लोग करते हो, मान लिए एक्स के इतने या मान लीजिए 100 मान लीजिए। ठीक है, अगला है, गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र संकुचित यानी नैरो होता है। ये जो नैरो होता है आपका नेगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, तो नैरो नहीं होता, व्यापक रूप से होता है। जो सामान्यीकरण का क्षेत्र होता है व्यापक रूप से होता है। तो आंसर आपका यही सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में नेगेटिव पूछा है तो आंसर भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, बाकी संख्या, स्थान मापन, मेजरमेंट आदि गणित का आधार है, ये भी पॉजिटिव आंसर है। तो यही आपका नेगेटिव है और आंसर भी आपका तीसरा सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर।
देखिए ये आया एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझना आप लोग। सचिन को कर देता हूं थोड़ा ऊपर। चलिए, जैसे सीटेट में आपने जो टॉप किया है, इतने बच्चों के स्कोर मेरे यूट्यूब चैनल से पूरे में से पूरे भी आए हैं, 30 में से 30 आए, सीडीपी में, ईवीएस में 30 में से 30 मारे, तो मुझे यही उम्मीद रहेगी रीट के एग्जाम में भी 120 प्लस का टारगेट लेकर इस सचिन नाम को आप लोग जरूर ऊपर करना, ठीक है, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3% का साधारण ब्याज, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, 1080 हो जाएगा, वो आपको बताना है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। इस चैप्टर के ऊपर भी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको सारे क्वेश्चन समझा दूं। फिलहाल इस वाले क्वेश्चन को समझ लीजिए, इस क्वेश्चन को समझने से भी आपके कई कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए अब क्वेश्चन में हमको दिया क्या हुआ है, क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट का सीधा सा फॉर्मूला होता है, कुछ बच्चों को याद भी होगा, ये होता है PRT अपॉन 100। P का मतलब प्रिंसिपल, R का मतलब रेट, T का मतलब टाइम, और सिंपल इंटरेस्ट तो आपका जो आपको दिया ही हुआ है। अब सीधा हमको इसके अंदर वैल्यू पुटअप करनी है और कुछ अपना दिमाग ही नहीं लगाना। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1080, तो रख दो भाई 1080। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 3000 दिया हुआ है, तो 3000 रख दिया। उसके अंदर आर कितना दिया हुआ है, रेट कितना दिया हुआ है 12%, ये 12% रेट दिया हुआ है। और टाइम हमको निकालना है, पूछा है ना कितने वर्षों में, टाइम हमको निकालना है, अपॉन 100। अब सिंपल काट दो, ये 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो गई, उसके बाद 1 जीरो से ये वाली जीरो गई, और 3 तिया 9, 3 छंग 18, और 12 तिया 36। तो टाइम कितना निकल कर आ गया, टाइम निकल कर आ गया आपका 3। आंसर इसमें से हो जाएगा आपका, पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। अब बताइए इस क्वेश्चन के अंदर करने के लिए कुछ था, इसके अंदर कुछ भी करने के लिए नहीं था, सिर्फ आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस चैप्टर के ऊपर मैं डिटेल में भी वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको चीजें और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। ऑप्शन से सोल्व इजी होगा, देखो ऑप्शन से आप लोग आंसर निकाल सकते हो, ठीक है, कोई नो डाउट उनसे भी आंसर निकलते हैं, मैं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खूब निकालता था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कोई क्वेश्चन जो है डीपली आ जाता है, रीट में तो खाली आने का नहीं, तो पहले आप पहले से निकालोगे ऑप्शन से, फिर मान लीजिए वो सही नहीं हुआ दूसरे से निकालोगे, दूसरा सही नहीं हुआ तीसरे से निकालोगे, वो भी नहीं हुआ चौथे से निकालोगे, तो कुल मिलाकर आपका टाइम ज्यादा लग जाएगा। इसलिए अगर आप सीधा निकाल दोगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा। जिस क्वेश्चन में ट्रिक लगेगी मैं बिना कहे उसमें लगा दूंगा ताकि आपका टाइम कम से कम यूज हो, ठीक है, तो आप लोग बेफिक्र रहिए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक है। अब आपने कहा था सर जहां पे भी आपने कहा था वह छोटी से छोटी संख्या देखने को मिले तो समझ लेना उन नंबर का एलसीएम निकालना है। तो पहली चीज तो ये होगी, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर हो और 10, 12, 15 और 18 से भी विभाज्य हो। बताइए इसे आंसर क्या होगा। अब देखो मेरी वाली लाइन आ गई कि छोटी से छोटी संख्या हो तो एलसीएम निकालो, और जब बड़ी से बड़ी पूछे तो एचसीएफ निकालो। यही चीजें मैंने आपको बताई हुई है, निकालो भाई एलसीएम। अब देखो एलसीएम निकालते हैं, मेरे साथ निकालो। इसके अंदर टाइम लगता है सोल्व करने में, इसलिए साथ के साथ करिए। किसका निकालना है 10, 12, 15 और 18 का। चलो भाई निकालो साथ में, 10, 12, 15 और 18, ठीक है, इसको निकालो एलसीएम। 2 से कर दे, 2 5 जा 10, 2 5 10, 2 6 12, 15 कटेगा नहीं, 2 9 18। अब 2 से और काटते हैं, 5 कटेगा नहीं, 2 3 6, 15 और 9। अब 2 से कोई सा नहीं कटेगा, 3 से कटेंगे, 5 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9। अब 3 एक और हो जाएगा, 5 1 5, 3 एकम 3। अब सीधा 5 से कट जाएगा, एलसीएम निकल कर आ गया। अब एक एक आगे, इससे आगे तो कुछ होने सरा। अब देखिए इनकी मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पंजे 180 निकल कर आ गया आपका एलसीएम। यहां तक समझ गए आप, 180 निकल कर आ गया आपका एलसीएम। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर भी होनी चाहिए। देखो 2 का स्क्वायर यहां पर हो रहा है, 2 2 बार आ रहा है तो 2 का स्क्वायर है, 3 भी 2 बार आ रहा है तो 3 का भी स्क्वायर है, लेकिन 5 खाली एक बार आ रहा है। अगर हम 5 के साथ में एक और 5 लिख दे तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो 180 की 5 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 पंजे 90, 0 900 आंसर आपका सही निकल कर आ गया। यानी डी जो ऑप्शन है आपका वो सही हो जाएगा, फोर्थ वाला। देखिए इसके अंदर करने के लिए कुछ था, आपने कहा था सर छोटी से छोटी संख्या पूछे तो एलसीएम निकाल देना, एलसीएम आपने निकाल दिया। उसके बाद पूछा था परफेक्ट स्क्वायर, तो 5 एक एक्स्ट्रा ले दिया, आंसर आपका सही आ गया। कुछ था इसके अंदर, कुछ भी नहीं था। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ रहे होंगे। जब मैं चैप्टर में भी इनको बताऊंगा तो आपके और
डिटेल में समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो मैथ्स आपको बिल्कुल सोल्व करनी है डेली, कम से कम 1-2 घंटा आपको जरूर देना चाहिए मैथ्स को, क्योंकि जितना प्रैक्टिस मैथ्स के अंदर करोगे उतना ही आपका परफेक्शन उसके अंदर बनेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए, सिलेक्शन लेना है तो भाई करना भी पड़ेगा। क्वेश्चन है आपका अगला, एक ऐसी योजना जो यह जानने का प्रयास करती है कि विद्यार्थी कितना समझे है और इस आधार पर यह तय किया जा सके कि प्रत्येक की व्यक्तिगत अथवा वर्ग की आवश्यकता के अनुसार भविष्य का शिक्षण तय हो सके, क्या कहलाता है? समेटिव असेसमेंट, इंफॉर्मेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट या फिर टेस्टिंग? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। जी थैंक यू संदीप जी। देखिए अब इसमें समझने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सा आपका। देखिए कोई एक योजना है, ठीक है, और ये जानने का प्रयास करिए कि बच्चे कितना समझे हैं। जैसा आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, अगर मुझे जानना होगा कि आप लोग कितने समझे हैं, तो मैं प्रत्येक की यानी जो आप लोगों की व्यक्तिगत और वर्ग की आवश्यकता के अनुसार, भाई मान लीजिए कोई बच्चा तो जल्दी मैथ्स के न्यूमेरिकल सीख गया, कोई बच्चा कह रहा है सर मुझे 2 बार और बताओ, कोई बच्चा कह रहा है सर कंटेंट वाली वीडियो जल्दी डालो ताकि मुझे क्लियर समझ में आ जाए। तो ये अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं सिर्फ आपका लोगों का निदान कर रहा हूं, यानी कि आपकी समस्या की पहचान कर रहा हूं। ये तो कर रहा हूं ना, अभी आपको समाधान तो मैं बता नहीं रहा अभी आपका। तो जो आपका आंसर इसमें से हो जाएगा वो तो आपका सही हो जाएगा। तीसरा ही डायग्नोस्टिक असेसमेंट, यानी इसमें सिर्फ समस्या को डायग्नोस किया जाता है, उसका निदान किया जाता है। जैसे वही वाला मेरा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कोई अगर रोगी होता है, ठीक है, किसी कोई मरीज है, तो जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले मरीज को क्या करता है, डायग्नोस करता है कि भाई हाँ भाई बता तुझको क्या प्रॉब्लम है। तो रोगी कहता है कि मुझे मेरी टांग टूट गई, मुझे बुखार हो रहा है, फलाना ढिकड़ा। तो डॉक्टर कहता है अच्छा चल मैंने अब तेरा डायग्नोस कर लिया, अब मैं तेरा उपचार करूंगा। ठीक है, तो डॉक्टर बाद में उपचार करता है, रिमीडियल बोलता है। उसी तरीके से जो टीचर होता है, तो टीचर भी सबसे पहले क्या करता है, डायग्नोस करता है कि बच्चे ने कहां कहां गलतियां करी है, कितनी गलती बार बार कर रहा है। जब उसको गलतियों का पता लग जाता है फिर वो रिमीडियल टीचिंग करता है, यानी उपचार करता है। तो यही होता है आपका निदानात्मक आकलन में। निदान के अंदर सिर्फ समस्या की पहचान करी जाती है, समस्या की कारण की सिर्फ पहचान की जाती है इसके अंदर, जैसा क्वेश्चन आपको बोल रहा है। ठीक है, ताकि उसके अनुसार भविष्य का शिक्षण तय हो सके कि ज्यादा उसने जो कमियां करी है उसके बाद भाई फिर आप उसका उपचार कर दो। तो समझ गए आप लोग, आंसर इसका हो जाएगा आपका तीसरा आंसर आपका सही हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपके 12 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपके पूछे गए थे रीट के एग्जाम में। इसी तरीके के क्वेश्चन आंसर आपको अपने एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो मैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर करा दूंगा, कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आंसर करा दूंगा, प्लस कंटेंट वाली वीडियो में आपके चैप्टर भी कंप्लीट करा दूंगा, और सारा सिलेबस जो मैं नोट्स बना रहा हूं उसमें आपको कंप्लीट दे दूंगा। कोई भी बुक, कोई भी कोचिंग वगैरह की मुझे लगता ही नहीं आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इतना सफिशिएंट रहेगा। लेकिन अपने माइंड में ये वाला टारगेट बिल्कुल रख लेना। अगर आप लोग ये सोचोगे सर जी 90 नंबर आ गए, 100 नंबर आ गए, हमारा पास हो गया लेकिन सिलेक्शन नहीं मिल पाया, तो देखिए वो चीज नहीं होनी चाहिए। और जितनी मेहनत मैं करा रहा हूं आप लोग कर दोगे ना, 120 बड़ा कोई एग्जाम नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम है ही नहीं है। रीट का जो एग्जाम है इतना मुश्किल एग्जाम आता ही नहीं है। जैसा आप बच्चों ने सीटेट उड़ाया है, दूसरे एग्जाम उड़ाए, इसको भी आप लोग इजीली उड़ा दोगे। ठीक है, बस मेहनत करिए, दूसरे बच्चों से ज्यादा करिए, तभी आप लोगों को अपना स्कोर ये देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर आपको कंपटीशन करना है। तो क्लास 2 जल्दी मैं अपने YouTube चैनल पर डाल दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपका सारा कंटेंट मैं करा सकूं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगी। कल दोबारा मिलेंगे किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ, तब तक अपना पढ़ते रहना, ध्यान रखना अपना। गुड नाइट, टेक केयर।